नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम करने के जितने भी लोग इच्छुक हैं आप सभी के लिए इस वीडियो में ढेर सारी जानकारी लेकर के मैं आया हूँ। आपके ढेर सारे सवालों के जवाब लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को देखिए और प्रयास ये करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर चूँकि सूचनाओं का जो आदान प्रदान है कई बार वो एक एक आदमी को देना पड़ता है तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है, दुरू हो जाता है। तो वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से मैं आपके सवालों का जवाब फ्रीक्वेंटली दे सकूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं आपको जानकारी दे दूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एलएलएम है 2 वर्ष का है, 4 सेमेस्टर का है, करीब 5500-6000 रुपये की करीब फीस है। उसको फीस को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के मैंने पुराने वीडियो से बात करी है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो पुराने वीडियोस देखिएगा, पिछले सत्र के। चीज़ें सब वही की उतनी है। सीटें 60 हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ उसमें जानकारी दी हुई है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि लोगों के मन में शंका है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम का फॉर्म भरने पर, लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम प्रवेश का फॉर्म भरने पर कोई और कॉलेज मिल सकता है क्या? तो एक चीज़ स्पष्ट मैं कर दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम जो है वो केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में ही संचालित होता है। मुख्य परिसर से मेरा मतलब है कि विश्वविद्यालय परिसर से ही जो नया कैंपस जिसको बोलते हैं, न्यू कैंपस जिसको बोलते हैं, सीतापुर रोड पे जानकीपुरम में, वहाँ पर फैकल्टी ऑफ लॉ। उसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय से जैसे एलएलबी होता है कि कई कॉलेजों में चलता है, वैसे एलएलएम कई कॉलेज में नहीं चलता है। इस चीज़ को लेकर के आप जानकारी रखिए। तारीख को लेकर के खूब सवाल पूछे जा रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम के जो एंट्रेंस होंगे वो कब से आयोजित होंगे। तो देखिए, अभी यूजी का एंट्रेंस का जो प्रॉपर शेड्यूल है आया है और आज जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर आप वीडियो तब देख रहे हो जो आपने फॉर्म नहीं भरा है तो तत्काल फॉर्म भर लीजिए अगर आपको एलयूम एडमिशन लेना है तो ये मान के चलिए कि 15 तक तो विश्वविद्यालय यूजी की परीक्षाओं को करवाने में बिजी है और 15 जुलाई के बाद की कोई डेट आ सकती है आपकी। और दूसरी चीज़ ये है कि सब मैं परिचय देना अपना जरूरी समझता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में चूँकि बहुत सारे लोग अपने चैनलों के माध्यम से आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं अपना परिचय देना इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि ये आप समझे कि मैं भी आपके ही परिवार का हूँ। आपका परिवार मीन्स आपका जो लखनऊ विश्वविद्यालय भावी परिवार होने वाला है उसी का हिस्सा हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से शोधार्थी हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ और अभी हाल में थीसिस वगैरह सबमिट की है, वाइवा का वेट कर रहा हूँ। तो आप मेरे ऊपर थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा इसलिए कर सकते हैं कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूँ। तो मैं कुछ अनर्गल चीज़ें नहीं कहना चाहता हूँ, अनर्गल चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ। ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको हूबहू वो सवाल बताने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने उन भाइयों का, उन बहनों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा जिन्होंने बड़ी मेहनत से वहाँ से निकलने के बाद सवालों को लिख करके मुझे भेजा है, सवाल एक एक नोट करके मुझे भेजे हैं, सब्जेक्ट वाइज भेजे हैं, सेगमेंट वाइज भेजे हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे आप तो मैं लगातार कुछ भी नया अपडेट होता होगा तो मैं वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो सवालों की अगर हम बात करें कि जो पुराने पेपर्स में सवाल आए, लास्ट ईयर में जो सवाल आए, सवाल था कि डरहम्स रूल का मतलब क्या है, डरहम का रूल जो है ये कहाँ पर लागू होता है, उसको देख लीजिएगा। हिकलिन रूल के विषय में सवाल आया था। अब जब हम लोगों ने डरहम रूल और हिकलिन रूल की बात की है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि यहाँ से हमको एक जानकारी और ज्ञान ये लेना है कि जो आपके सिलेबस में रूल को लेकर के जितने भी रूल्स हैं, चाहे वो कहीं रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है या कहीं पर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का रूल है, तो जो भी रूल करके हैं चीज़ों को उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे डरहम्स रूल पूछा गया, हिकलिन रूल पूछा गया है, तो हो सकता है वैसा ही कुछ रूल को लेकर के सवाल पूछा जाए। सवाल आया था कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। अब चूंकि वर्ल्ड रिफ्यूजी डेज में पूछा है, हो सकता है कि जिस सत्र में पूछा गया उस सत्र में वो रिफ्यूजी को लेकर के कुछ बड़ा काम हो रहा हो। आप ये देखिएगा कि हाल में जो रेलिवेंट लॉ से रिलेटेड, चाहे उसको यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन ने मनाया हो, चाहे हमारे ह्यूमन राइट कमीशन ने मनाया हो, उसका थीम क्या था, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण दिन कौन सा था। नॉन ऑब्स्टिकल क्लॉज को लेकर के सवाल आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉन ऑब्स्टिकल क्लॉज है उसका मतलब क्या होता है, इसका नॉन ऑब्स्टिकल क्लॉज का मतलब आप क्या समझते हैं। टॉर्ट में केसेज आए थे, लीगल मैगजिम। अच्छा, टॉर्ट में जैसे जब पूछा जाता रहा है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि इंजुरियस इंडेमनम का मतलब क्या है, या फला केस किस सवाल से जुड़ा हुआ है। अभी अगर आप में से किसी ने नेट दिया हो या ना दिया हो तो आप उसमें देखते होंगे, पाते होंगे कि चार आपके केस लॉज दिए हुए हैं। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, और स्टैनले वर्सेस पावेल दिया हुआ है,
रायलैंड वर्सेस फ्लेचर दिया हुआ है, और इधर लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ गॉड, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तो उसको मैच करने के लिए तो जब आप रेस इप्सा लोक्यूटर को लेकर के सवाल पूछा जाता है, और रिपोलेमस केस है, वैगन माउंट केस है, जो बहुत मशहूर केस लॉज हैं, टॉर्ट में मुख्यतः जो बहुत मशहूर केस लॉज हैं या जो बहुत मशहूर मैग्जिम्स हैं उनको लेकर के सवाल पूछा गया है। जूरिस्प्रूडेंस के जो कुछ सवाल थे उसमें मुख्यतः सारे के सारे स्टेटमेंट आपको फोकस करने हैं कि ऑस्टिन ने क्या कहा था लॉ के विषय में, सामंट ने क्या कहा था, किस जगह पर ऑस्टिन और सामंट के बातों में विभेद है, किस पॉइंट पर हार्ट और फुलर के बीच में डिबेट है। हाँ, जब हम मॉरलिटी की बात करते हैं तो किस पॉइंट पर हार्ट और डेवलिन का जो आपस की बातचीत रही है उसको लेकर के सवाल, और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा। तो जो उनकी लॉ की डेफिनेशन है, और ये जरूर देखिएगा कि वो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं उनकी। जब आप किसी एक व्यक्ति के विषय में पढ़ रहे हो, आप ऑस्टिन के विषय में पढ़ रहे हो, तो प्रयास करिए कि ऑस्टिन के विषय में देखिए कि वो किस स्कूल से बिलोंग कर रहे थे, और क्या वो किसी स्कूल के फादर माने जाते हैं कि नहीं, उनकी जो कोई बहुत मशहूर एस्से रही हो, उनकी कोई बहुत मशहूर किताब रही हो, उनकी कोई बहुत मशहूर किसी चीज़ को लेकर के कमांड रहा हो, कोट रहा हो। कमांड इसलिए याद है चूंकि ऑस्टिन का जो कोट है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, तो वहाँ पर कमांड का मतलब क्या है, सॉवरेन का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल पूछा जाता है। सवाल था कि बाइगेमी इज कमिटेड इफ द सब्सिक्वेंट मैरिजेज, उसके बाद ब्लैंक है, क्या भरेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ स्टेट को लेकर के सवाल पूछा गया था। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ स्टेट का जो सवाल है वो टॉर्ट के अंदर पूछा गया था। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप सहयोग करके कोई नेग्लिजेंस कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, हमने बताया ड्यूरेस एंड डैमनम को लेकर के उसका भी सवाल था। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप जब पढ़िए तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी पढ़ लीजिएगा। देखिएगा कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में कौन सा परमिसिबल है, कौन सा परमिसिबल नहीं है। और वहाँ पर जो केस है मंगनी राम बांगर का शायद केस है, मुझे अगर सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम बांगर का केस है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो केस लॉ जरूर देख लीजिएगा। ऐसे करके सवाल आए थे। उसके बाद कस्टडी ऑफ मेल चाइल्ड विद मदर अप टू व्हाट एज, किस उम्र तक वो मेल चाइल्ड है उसकी कस्टडी माँ के पास रहती है। सवाल था कि सिया लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हिच मैरिज, सिया लॉ कौन से मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, किस प्रकार के मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब जब हम सिया लॉ की बात कर रहे हैं, चूंकि पुराना सवाल सिया लॉ को लेकर के रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैरिज को लेकर के, तो पहले तो आपको देखना है कि मुस्लिम धर्म में जो उनके सिया में और सुन्नी में जो उनके विवाह के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो उनके विवाह के लिए, जो उनके निकाह के लिए जो उनके वैध तत्व हैं आवश्यक तत्व हैं कि इतने गवाह इसमें होने चाहिए, इतने गवाह इसमें होने चाहिए। मुता मैरिज को लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। अन्य प्रकार के मैरिजेस को लेकर के भी थोड़ी सी आपस में उनके जो स्कूल्स हैं, उनके जो संप्रदाय हैं अंदर, उनको लेकर के थोड़ा सा यह है कि कहीं पर इतने गवाह चाहिए, कहीं पर इतने गवाह चाहिए। तो वो जो उनके शादी विवाह का व्यवस्था है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्टोइक फिलोसफी को लेकर के सवाल था कि स्टोइक फिलोसफी का पहली चीज़ तो मतलब क्या था, और स्टोइक फिलोसफी को इसके प्रवर्तक कौन है, इज गिवन बाय जूरल पॉस्टुलेट। जूरल पॉस्टुलेट्स का जो सिद्धांत है जिसको तुला बोलेंगे, सोशल इंजीनियरिंग स्कूल डीन रॉस्को पाउंड से आप उसको रिलेट करिए, और 7 तुलाएं शायद 7 जूरल पॉस्टुलेट्स उन्होंने बताए थे, तो आप एक बार इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। उसके बाद सवाल है कि नेचुरल चाइल्ड विदाउट फादर क्या बोला जाएगा मुस्लिम लॉ में। तलाक तफवीज किससे संबंधित है, तलाक तफवीज को लेकर के सवाल था। सेक्शन 94 आईपीसी को लेकर के सवाल पूछा गया था। विच अमेंडमेंट इज चैलेंज इन केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन है उसको चैलेंज किया गया था। 97th अमेंडमेंट का ईयर पूछा गया था, 97वें संविधान संशोधन का वर्ष पूछा गया था। सवाल था कि केसेस रिलेटेड टू अटेम्प्ट इन आईपीसी, जो आईपीसी में केसेस जो अटेम्प्ट से रिलेटेड है उन वो, अच्छा अटेम्प्ट में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ जो अटेम्प्ट का डेफिनेशन है और अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट है, जहाँ पर ये सिद्धांत है कि अगर कहीं पर कोई अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी है किसी अपराध की, तो उस अपराध की जो पूरी सजा है उसका लगभग उसका आधा कम से कम होना चाहिए, उसको देखिएगा। असॉल्ट को लेकर के सवाल आया था, असॉल्ट के सेक्शन को लेकर के सवाल पूछा गया था। अबेटमेंट को लेकर के सवाल पूछा गया था। आईपीसी में अबेटमेंट को लेकर के सवाल पूछा गया था। आईपीसी में मुख्यतः जो सवाल पूछे जाते रहे हैं, ट्रेंड जो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल डेफिनेशन क्लॉज से, और उसके बाद थोड़े से सवाल जनरल एक्सेप्शन से, और उसके बाद जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसके जो मुख्य तत्व हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें आपसे 378, 383 का जो अंतर है, टेकिंग का, डिलीवरी का, छीनने का, लेने का, उस प्रकार के बिल्कुल छोटे अंतर जैसे सवाल पूछे गए हैं। जस्ट कॉजेंस का मतलब क्या होता है,
और एक केस है, मुझे लग रहा है शायद स्पेलिंग गलत है इसकी, अरेंटेजाऊ मेंडी केस, लोटस पाम ट्री का केस है, और कॉर्फ्यू चैनल करके केस है। इंटरनेशनल लॉ के जो केस लॉ मुख्यतः आते रहे वो यहीं से आते रहे। लोटस केस है, कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी, कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी पूछा गया। डेनियल लतीफ़ी केस भी पूछा गया था। डेनियल लतीफ़ी केस किस चीज़ से रिलेटेड है? अच्छा, जब डेनियल लतीफ़ी की बात कर रहे हैं तो एक बार हम फिर से देखें कि जो केस लॉज को पूछने का तरीका है, थोड़ा सा आपके दिमाग की एक्सरसाइज होनी है कि 4 केस लॉज यहाँ दिए हुए हैं। डेनियल लतीफ़ी का केस दिया हुआ है, सरला मुद्दल का केस दिया हुआ है, साबानो का केस दिया हुआ है, और साबानो से मिलता जुलता कोई एक केस आपको, मोहम्मडन केस, ऐसे आपको नाम कंफ्यूज करने वाला और मिलेगा। और 4 आपकी तरह ऑप्शन है, उसमें एक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है, उसमें एक कुछ और लिखा हुआ है। 4 आपके उनको आपको उसको मिलाना है। गीता हरिहरन का केस है, गीता हरिहरन का केस है, वो भी खूब पूछा जाता है, SBI वर्सेस गीता हरिहरन। या हो सकता है कुछ पार्टी गलत हो, उसको भूल चूक क्षमा कीजिएगा। मनीला डिक्लेरेशन को लेकर के सवाल था कि मनीला डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, और मनीला डिक्लेरेशन जो है वो किस चीज़ पर आधारित है, किस चीज़ पर बेस्ड है। सवाल है कि प्रेसिडेंट का री इलेक्शन किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो खैर मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट का जो री इलेक्शन है उसको लेकर के जो व्यवस्था है वो कहाँ पर दिया हुआ है। ट्रिपल तलाक में, ट्रिपल तलाक वाले केस में जो डिसीजन आया था उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था, विस्मत ओपिनियन किसका था, विस्मत अपना विचार किसने रखा, अल्पमत जिसको बोलें। मुरली देवड़ा केस को लेकर के सवाल था कि मुरली देवड़ा केस, मुरली देवड़ा मिलिंद देवड़ा के पिताजी हैं, मिलिंद देवड़ा सांसद हैं। एनवायरनमेंट को लेकर के सवाल है, एक बार आप वहाँ तक जाइएगा तो मुरली देवड़ा की जरूर देखिएगा। जिस समय आप मुरली देवड़ा के केस देख रहे हैं उस समय आप आर्टिकल 21 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जोड़ते हुए, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट पर जाते हुए, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे भी जरूर आइएगा, और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर भी जरूर आइएगा, और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन पर भी जरूर आइएगा। सामान्यतः देखा जाए तो LLM के आपके पेपर में एनवायरनमेंट को लेकर के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब ये सवाल चूंकि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, और आर्टिकल 21 से रिलेटेड होने के साथ सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान न करना, तो आर्टिकल 21 से जब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गई, तो वहाँ पर आपका पढ़ना जरूरी हो जाता है। जजेस के नंबर को लेकर के सवाल हर बार लगभग पूछा जाता रहा है। क्यों पूछा जाता रहा है? क्योंकि जिस समय आप पेपर दे रहे होते हैं उस समय हो सकता है फुल जो उसकी बेंच की स्ट्रेंथ है वो X होती है, और जिस समय आप ये बता रहे हो, सवाल जिस समय पूछा गया उस समय हो सकता है X-2 हो, X-1 हो, इस प्रकार से संख्या को लेकर के सवाल पूछा जाता रहा है। जिस समय आप जजेस की संख्या देख रहे हैं उस समय ये भी देखिए कि कौन से हाई कोर्ट के पास अधिकतम जुरिस्डिक्शन है, कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसके पास 2 या 3 या 4 या 5, मतलब जितने हो सकते हैं, जितने हैं, किस हाई कोर्ट के पास कई सारे राज्यों का जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हाल में किसी मेल का अपॉइंटमेंट, किसी फीमेल का अपॉइंटमेंट हुआ है, सीधे बार से कोई महिला गई है, या सीधे बार से कोई पुरुष आया है, या किसी जज के साथ कुछ एक विशेष चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ, एक जगह पर, किसी जगह पर अगर मुझे सही याद आ रहा है तो दिल्ली या कहीं पर था जहाँ पे एक थर्ड जेंडर के भी जज की नियुक्ति हुई थी, तो वो देख लीजिएगा। हाल में किसी ऐसे जुडिशियल कमीशन कोई चीज़ नहीं है, बस मेरे मुंह से चीज़ निकली है, मैं बता रहा हूँ कि किसी लॉ कमीशन हुआ या जुडिशरी को लेकर के कोई रिफॉर्म अभी हाल में जिसको लेकर के कोई कमीशन वगैरह बनाया गया हो, तो उस कमीशन का चेयरमैन कौन रहा, उस कमीशन का आउटकम क्या रहा, उस कमीशन के जो आउटकम के कंसिक्वेंसेस क्या रहे, क्या वो लागू हुए कि नहीं। जैसे जब दिल्ली में 2012 में निर्भया वाला केस हुआ तो कमेटी बनी, वर्मा कमेटी बनी, और उसके सुझावों पर, उसके कंक्लूजन पर बहुत बड़ा, बहुत बृहद एक IPC में संशोधन हुआ। तो उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा तैयार रहिएगा। तो ये एक हिस्सा मात्र है, लंबा वीडियो हो जाता है तो उसको अपलोड करने में बड़ी समस्या होने लगती है, तो ये एक हिस्सा मात्र है इस वीडियो में। अगले वीडियो में 3-4 वीडियो में इसको डिस्कस करके हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। पिछले करीब 2 साल के अपने पास छितराए हुए पेपर हैं, लेकिन उसको आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कल से परसों प्रयास ये किया जाएगा कि जो LLM के यहाँ पर अभी वर्तमान में छात्र हैं, जो पास आउट होकर के जा रहे हैं, उनका साक्षात्कार करके आपके समक्ष उपस्थित किया जाए उस चीज़ को। क्योंकि कल उनका जो लखनऊ विश्वविद्यालय का LLM का इस वर्ष का 2nd ईयर का बैच है, कल उनका आखिरी वाइवा है, कल उनका विश्वविद्यालय में, तो कल ही उन सबसे भेंट हो पाएगी, क्योंकि सब लगभग ये छुट्टी का समय है, बरसात का समय है, लगभग सब लोग अपने घर जा चुके हैं, और ये प्रयास कर रहा हूँ कि अब तक ये उस चीज़ को लेकर के आऊँ जो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। मैं दोबारा से कहूँगा कि मुझे इस चीज़ को जिम्मेदारी से कहना है, और पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ कहना है कि कोई भी हूबहू 100 सवाल नहीं बता सकता है।
ना मैं, ना कोई। जिन लोगों ने मुझे बताया है वो भी मुझे थोड़े बहुत कम सवाल ही उपलब्ध हुए हैं, धुंधला धुंधला सब स्मृति आधारित बताते हैं। जो कि पेपर सबमिट हो जाता है तो पेपर आपको हूबहू प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल है। तो यदि कोई ये कह रहा हो कि ये हूबहू सौ वही सवाल है, तो मत मानिएगा। क्योंकि बस इस चीज़ को सोच करके मत मानिएगा कि आप भी जिस दिन पेपर देने आएंगे और आप निकल करके बाहर आएंगे तो मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 100 सवाल बता दीजिए, मैं नोट कर लूँ, आप 100 सवाल शायद नहीं बता पाएंगे। मैं आपकी स्मृति को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद नहीं बता पाएंगे। तो हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं और आप हो सकता है लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा आप बने, और बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि आप बने। उसमें लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई नई अपडेट हो तो मैं तत्काल आप तक पहुंचा दूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम। जल्द ही इसका दूसरा हिस्सा आ जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम।